Hello everyone, good afternoon. This is Mamta Verma and we were do some practice question of from William Shakespeare's work. So in last class we have discussed 15 questions. Okay. So today in class I am going to discuss the next 15 questions which belongs to William Shakespeare's work. Okay. So I have taken all the important questions which have been asked from the last previous questions, and also there are some practice question I have included also. Okay, so that will be very beneficial for you. और 100% मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करने के बाद इन क्वेश्चंस को सोल्व किया है तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. कल हमने 15 क्वेश्चन सोल्व किए थे, ठीक है, वो पार्ट 1 था. आज पार्ट 2 है जिसमें मैं 15 क्वेश्चन नेक्स्ट डिटेल में सोल्व करने जा रही हूँ. ठीक है, सो 16 क्वेश्चन है वेनस एंड एडोनिस वॉज इन स्टेंजा ऑफ. ओके, सो वेनस और एडोनिस है ये विलियम शेक्सपियर की जो 3 लॉन्ग नैरेटिव पोइम है, ठीक है, उनमें से एक है ये वेनस एंड एडोनिस. ठीक है, और ये कौन से स्टेंजा में लिखी गई है? ये 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है. ठीक है, सो वेनस और एडोनिस जो पोइम है विलियम शेक्सपियर की, ये लॉन्ग नैरेटिव पोइम है और इसकी सबसे बड़ी इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि जस्ट 1 मिनट गाइज. यस, सो वेनस होती है, सी इज़ द गॉडेस ऑफ लव. वेनस, ओके, सी इज़ द goddess of love, okay, in this poem, and she tried to seduce Adonis. Okay, Adonis is a simple living being, but he is a handsome and smart knight है, एक योद्धा है. okay, so who is moving in the jungle. okay, so when Venus है ये जब इसको देखती है तो she at the first tries to fall in his love and she tries to seduce him. okay, ये स्टोरी इसकी थोड़ी लॉन्ग है. ठीक है, आप मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे तो मैं आपको वेनस और एडोनिस है वो भी डिटेल में करवाऊंगी. ठीक है, अभी मैंने इसको छोड़ा हुआ है तो मैं नेक्स्ट जो क्लास लूँगी इसमें इसकी जो 2-3 लॉन्ग पोइम है उनको भी करवाऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखो. Venus says is the goddess of love और Adonis says is a simple living beings on the earth. और goddess है Venus, she try to seduce Adonis, okay, in this poem because he is very handsome and attractive knights. okay, so this poem है ये 6 लाइन स्टेंजाज में लिखी गई है ये poem. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले दीज लाइन्स ऑक्यूज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ओके, सो सबसे पहले जो ये लाइन है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका मतलब ये होता है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. ठीक है, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत भी है, और ये जो है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है. ठीक है, इस प्ले जो रोमांटिक कॉमेडी है ये इसमें ऑक्यूर्स हुई थी ये. ठीक है, अब ये कब ये लाइन आई थी? क्योंकि जब पोर्सिया का फादर था उसने जो 3 कैस्केट डिसाइड की थी, 3 कैस्केट थी, एक गोल्ड की थी, ठीक है, एक गोल्ड की थी, एक सिल्वर की थी, ठीक है, और तीसरी लेड की थी. ठीक है, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को था, प्रिंस ऑफ मोरक्को, उसने गोल्ड कैस्केट को चूज किया था. ठीक है, और उसने गोल्ड को क्यों किया? क्योंकि वो सिर्फ ये जो मेटल है गोल्ड है, ठीक है, इसकी सिर्फ क्वालिटी देख के कि गोल्ड लेड और सिल्वर से ज़्यादा प्रीशियस होता है. ठीक है, तो उसकी क्वालिटी को देखकर उन्होंने इसको चूज किया था. और उसके ऊपर जो नीचे जो वर्ड लिखे हुए थे कि हु चूज मी विल shall gain what many men desire. okay, this line has been written on the gold casket. okay, so इस लाइन को पढ़ के और on the value of the gold. okay, इसकी बेसिस पे वो क्या करता है कि वो गोल्ड कैस्केट को चुन लेता है. ठीक है, उसके फादर है पोर्सिया के, वो ये अनाउंस करते हैं कि जो भी इन तीनों में से राइट कैस्केट को मतलब चूज करेगा वही पोर्सिया से शादी करेगा. तो प्रिंस ऑफ मोरक्को है
वो सिर्फ इस गोल्ड की क्वालिटी के बेसिस पे, गोल्ड को इस पे जो स्टेटमेंट लिखी होती है ना, उसके बेसिस पे गोल्ड को चूज करता है। तो जब वो इस कैस्केट को खोलता है तो उसके अंदर ये लाइन लिखी होती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसके अंदर लिखी होती है, इस कैस्केट के अंदर। ओके, इसका मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ बाहर से अच्छी दिखे, मतलब जो बाहर से अट्रैक्टिव हो, ज़रूरी नहीं कि वो हर टाइम वैल्यूएबल हो। ठीक है, कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि एनीथिंग विच लुक्स अट्रैक्टिव एंड इज आउटर अपीयरेंस इज़ वेरी अट्रैक्टिव, इट डज नॉट मीन्स दैट इट इज़ नेसेसरी दैट थिंग्स विल बी वैल्यूएबल। ओके, कि ऐसी जो हर चीज़ चमकने वाली जो बाहर से चमकती है वो चीज़ ज़रूरी नहीं इतनी उपयोगी और बेनिफिशियल या वैल्यूएबल हो। ठीक है, तो ये प्रिंस ऑफ मोरक्को जब गोल्ड कैस्केट चुनता है तो उसके अंदर जब खोलता है तो उसको ये वर्ड्स उसके अंदर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, और अंदर से वो बिल्कुल खाली होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज, तो इसमें कहता है हु सेज एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू गोट दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। सबसे पहले ये स्टेटमेंट है, ये है ना, ये किंग लियर से ली गई है। ठीक है, अब ये किंग लियर वो जो ट्रेजेडी है वहाँ से ली गई है। लेकिन एक मिनट, उसको बोलता कौन है, हु सेज, इसको बोलता है ग्लाउसेस्टर। ठीक है, सो इसको ग्लाउसेस्टर है वो बोलता है, लेकिन ये ट्रेजेडी किंग लियर से ली गई है। मैं आपको इसमें पूछा गया कि हु सेज, कहता है ग्लाउसेस्टर है इसमें, कब कहता है वो। ठीक है, जब रीगन और उसका हस्बैंड ग्लाउसेस्टर को दोनों आंखों से ब्लाइंड कर देते हैं और उसको जंगल में छोड़ देते हैं घूमने के लिए कि वो इधर उधर भटक के कहीं भी उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो जंगल में ग्लाउसेस्टर को उसका खुद का जो सन मिलता है जिसको ग्लाउसेस्टर ने निकाल दिया था। ठीक है, एडगर मिलता है उसको जंगल में, जिसने जो मैडमैन का रूप डिस्गाइज कर रखा था। ठीक है, मैड टॉम करके। ठीक है, उसका रूप डिस्गाइज कर रखा था। तो ये खुद उसको, क्योंकि ये तो उस समय दोनों आंखों से अंधा था तो उसको पहचान नहीं पाया अपने बेटे को, लेकिन एडगर है वो अपने फादर को इजीली जान चुका था, आइडेंटिफाई कर चुका था, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहा था। ठीक है, तो ग्लाउसेस्टर जब ऐसा मिसफॉर्चून देखता है कि उसका खुद का, उसने कैसे गलती करके खुद के बेटे को तो उससे निकाल दिया, और जो उसका इलेजिमेट सन था एडमंड। ठीक है, एडमंड ने कैसे उसकी सब कुछ लेके उसको बाहर छोड़ दिया, मतलब जंगल में भटकने के लिए। ठीक है, उसको कैसे चीट किया है। तो वो जब वो जंगल में जाता है, वहाँ तेज आंधी बारिश ये सब बाहर का मौसम ऐसा है, तो उस समय ग्लाउसेस्टर कहता है कि जो इंसान है, ठीक है, वो भगवान के सामने हेल्पलेस होता है। ठीक है, जो उसकी कंडीशन है, जो इसका मिसफॉर्चून है, जो उसका डेस्टिनी है, सो मैन इज़ ऑलवेज हेल्पलेस बिफोर द गॉड और द डेस्टिनी। ओके, सो वो कहता है कि भगवान इंसान के साथ वैसे ही खेलता है जैसे कि बच्चे हैं वो फ्लाइज, जो मक्खी होती है ना, उनके साथ खेलते हैं। ठीक है, जो मक्खी होती है उनके साथ खेलते हैं बच्चे जैसे, वैसे ही भगवान है वो इंसान के साथ खेलता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। सो इन विच ईयर शेक्सपियर डाइज। अब शेक्सपियर 1564 में उसकी बर्थ था उसका, 1616 में ही डाइड। ओके, ये आपको डेट और इसकी बर्थ दोनों याद रखती हैं। ठीक है, शेक्सपियर्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ ऐसे कोल्ड फर्स्ट फोलियो पब्लिश। सो फर्स्ट फोलियो है, वो फर्स्ट फोलियो है उसका, वो कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो, ये 1623। और इसके अंदर क्या, इसके सभी जो ऐसे हैं वो पब्लिश्ड हुए थे शेक्सपियर के। ठीक है, फर्स्ट फोलियो के अंदर। टू हुम डिड शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज लॉन्ग नैरेटिव पोइम वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेस। ओके, सो वीनस और एडोनिस है, ये जो लॉन्ग पोइम है, एंड द रेप ऑफ लुक्रेस है, ये दोनों पोइम है किसको डेडिकेट किया था विलियम शेक्सपियर ने, हेनरी वर्ड्सले। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ओके, सो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये जो पर्सन है वो कौन है, हेनरी वर्ड्सले। ये शेक्सपियर का फ्रेंड है एक तो। ठीक है, फ्रेंड ऑफ शेक्सपियर। और ऑल्सो पैट्रन कौन होता है, जो कि पैसे देता है पोइट्स, जो आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं, इनको फाइनेंशियली जो हेल्प करता है ना।
और उसको पैटर्न बोलते हैं। तो शेक्सपियर की इसने काफ़ी इसकी जो वर्स्ट कंडीशन में काफ़ी इसकी हेल्प की थी, और ये शेक्सपियर का फ्रेंड भी था, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड लगा लो, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर ने अपनी ये जो 2 लॉन्ग पोइम काफ़ी फेमस है, ये दोनों पोइम मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। दोनों पोइम इसने विलियम वर्ड्सले को डेडिकेट किया था, ठीक है। द 2 नोबल किंग्समैन विलियम शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद विच ऑथर, ओके। सो विलियम शेक्सपियर का ये जो वर्क है 2 नोबल किंग्समैन, ये किसके साथ इसने लिखा है, कोलैबोरेट किया था जॉन फ्लैचर के साथ, ओके। Who adopted the character of Cesario in the play Twelfth Night, okay। So Twelfth Night है, ये play था। Twelfth Night इसका सबटाइटल था What You Will, okay, What You Will। ये मैंने डिटेल में करवा रखा है, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल्स है, आप जाके सर्च कर सकते हैं, यूजीसी नेट बाय ममता वर्मा करके है, तो उसको आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने डिटेल में करवाया है विलियम शेक्सपियर के जितने भी वर्क हैं उनको सबको बिल्कुल डिटेल में और पास्ट ईयर क्वेश्चन के साथ करवाया है, ठीक है। तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने मेरी क्लासेस को अटेंड किया है तो, ठीक है। नाउ भाई टॉपिक पे आओ। 12th नाइट है, इसमें हु अडॉप्टेड द कैरेक्टर ऑफ सीजेरियो। अब ये जो 12th नाइट प्ले है ये किसके बारे में था, ये ट्विन ब्रदर और सिस्टर था जिसमें वियोला थी और सेबेस्टियन, ओके। सेबेस्टियन ट्विन ब्रदर सिस्टर थे, सो जो कि शिपरेक में एक दूसरे से फिसड़ गए थे। अब वियोला है वो उसने सिजेरियो का जो रूप है वो डिस्गाइज किया था, ठीक है। तो सिजेरियो का रूप इसकी सिस्टर वियोला ने किया था, जो कि ड्यूक ओर्सिनो है, ड्यूक ओर्सिनो था, उसका लव लेटर देने का काम करती थी ये, ठीक है। एक पेज बॉय जो होता है, क्योंकि ड्यूक ओर्सिनो है वो लेडी ओलिविया से प्यार करता था, और उसके लेटर को वो ये जो वियोला है वो सिजेरियो का रूप डिस्गाइज करके उसके लेटर को लेडी ओलिविया तक पहुंचाती थी, ठीक है। In which of the following opposition artists invoked by Hamlet's utterance to be or not to be? So to be or not to be, this question has been asked many times in exams, different exam, okay, and it is very important to be or not to be. So it is the situation, to be or not to be क्या होता है, it is the situation where we can't decide कि ये करें या ना करें, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है ना उसको बोलते हैं टू बी और नॉट टू बी। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो सकता है, बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन एक्शन एंड इमोशंस, बिटवीन अफर्मेशन एंड कन्फर्मेशन, बिटवीन डूइंग एंड अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग। सो ये भी इसका मतलब है, ठीक है। अब हैमलेट ये लाइन कब बोलता है, जब उसके फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। हैमलेट जब लंदन से जब उसको पता चलता है कि उसके फादर है उनकी डेथ हो गई है, जब वो वापस आता है, ठीक है, तो अपने आप को वो अलोन पाता है, क्योंकि उसकी मदर गट्रूड है वो ऑलरेडी उसके अंकल क्लोडियस से शादी कर चुकी है, ठीक है। तो उसको ये काफ़ी मतलब दुख लगता है उसको जब ये देखता है कि उसकी मदर ने कितनी जल्दी उसके फादर को भुला दिया, उसके फादर के प्यार को भुलाकर इतनी जल्दी वो किसी दूसरे मर्द, मतलब जो उसका अंकल है क्लोडियस, उसके साथ घुल मिल गई, और वो काफ़ी उसके साथ खुशी से रह रही है, ठीक है। उसको देखकर ऐसे लग नहीं रहा कि उसको उसके फादर की डेथ पे कुछ भाई रिग्रेट है या रिपेंट है, ठीक है, कुछ भी ऐसा देख के नहीं लगता। तो ना जो हैमलेट है वो अपने आप को अलोन पाता है, तो उसके मन में आता है कि वो इस लाइफ से, मतलब इस लाइफ को छोड़ दे, मतलब या उसका मन करता है कि वो अपने खुद को मार ले या जीवित रहिए। वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उसको जीवित रहना चाहिए या अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए, ये सोचता है वो, ठीक है। तो इसका मेन मतलब, इसका मेन जो मीनिंग होता है इस लाइफ का, बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ठीक है, क्योंकि उस टाइम वो कन्फ्यूजन की सिचुएशन में रहता है। तो इसके दोनों मीनिंग है गाइस, बिटवीन डूइंग और अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग भी है, ठीक है, और बिटवीन लाइफ एंड डेथ भी है। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, ओके। सो इनका पब्लिकेशन अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप इसका ये जो ट्रेजेडी है चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसे ही पूछा गया है, सीक्वेंस में पूछते हैं हमेशा इसको। तो मैंने आपको, जब मैंने मेरी क्लासेस अटेंड की हो तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था ये ट्रेजेडी, जब मैंने डिटेल में करवाई थी, कि ये जो ट्रेजेडी है उसको आप ऐसे शॉर्ट में रखो, होकम, ओके, होकम। इनका पब्लिकेशन वाइज ये 1601 और 2 में हुआ था, 2 में ओथेलो, 3 और 4 में ये किंग लियर, ठीक है। उसके बाद
5 और 6 में मैकबेथ। तो इनका पब्लिकेशन ऐसे है। अगर आपको सीक्वेंस पूछे तो आपको ऐसे याद करनी है, होकम, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। होकम का मतलब क्या होता है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ठीक है, तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, इसका राइट सीक्वेंस ये है। ठीक है। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man who is the speaker and about whom this line. Okay, so this line is spoken by Mark Antony about Caesar. Okay, Caesar जो एक जूलियस सीजर था, एक ग्रेट योद्धा, फाइटर था, एक ऑनेस्ट पर्सन था। तो उसकी लाइफ जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो स्पीच देता है तो वो सीजर को याद करते हुए उसके फ्रेज में ये लाइन बोलता है। ठीक है। After Shakespeare made his debut as a London playwright, he was described as an upstart crow by. So upstart crow means जो अभी मतलब upstart जिसने उड़ना शुरू किया हो, ऐसा करो। ठीक है, तो ये क्रिटिसाइज किया गया था। और एक ही पर्सन है, एक ही राइटर है जो कि इंग्लिश लिटरेचर में जिसने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, और वो कौन है, रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछी गई है भैया, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, अपस्टार्स क्रो वाली। मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग, अब आपको मैच द फॉलोइंग में ऐसे बताना है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन से प्ले से बिलोंग करती है। ठीक है, तो पोर्सिया है, पोर्सिया कौन से प्ले में आती थी, जो हमारी रोमांटिक कॉमेडी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इससे बिलोंग करती है, उसकी हीरोइन है पोर्सिया। ठीक है। ओफिलिया कौन सी है, ओफिलिया है हैमलेट की लवर बिलव्ड। ठीक है। नाउ वियोला, वियोला किस में है, वियोला है ट्वेल्थ नाइट में। वियोला और सेबेस्टियन मैंने आपको अभी बताया, दोनों ब्रदर सिस्टर जो शिपरेक में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। ठीक है। और कैथरीना है टेमिंग ऑफ द श्रू। ठीक है। सो ऐसे करना है आपको। मैंने यहाँ नीचे उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है, मतलब ए का ये 2 3 हो गया 4, क्योंकि ये ज़्यादा जगह कवर करता है, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया यहाँ जो क्वेश्चन होते हैं उसको। ठीक है, मैंने सीधा आपको बता दिया, आप ये ध्यान रखना है इसको। इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोड क्वीन क्वेश्चनिंग द जम्पशंस ऑफ द मेल पॉलिटिक्स। ओके, सो विडोड क्वीन किस में थी, यंग विडो क्वीन रिचर्ड III में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स लव लेबर लॉस्ट यूजेज फॉर्मल लैटिनेट डिक्शन। उसमें फॉर्मल लैटिन लैंग्वेज कौन यूज करता है इसमें, होलोफेरेंस, और ही इज ए स्कूल मास्टर, स्कूल मास्टर होता है ये। ठीक है, तो ये लैंग्वेज यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क विलियम शेक्सपियर एरियल इज। सो एरियल जो कैरेक्टर है वो किस में होता है, सो ये सुपर नेचुरल कैरेक्टर है। ठीक है, जिसके पास पावर होती है एरियल। और ये जो प्ले है टेम्पेस्ट, ठीक है, जो कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। सो एरियल जो होती है वो प्रोस्पेरो का सर्वेंट होती है, प्रोस्पेरो इसकी डॉटर मिरांडा होती हैं। ठीक है, जो कि वहाँ आइसलैंड में रहते हैं। तो एरियल और दूसरा उसका सर्वेंट कौन होता है, कैलिबन, जो साइकोरेक्स का बेटा होता है। ये 2 ही सर्वेंट होते हैं इसके प्रोस्पेरो के। सो एरियल होती है वो काफ़ी लॉयल होती है। हाँ, ये डिसलॉयल होता है, ये कई बार ऐसी हरकत करता है, जैसे इसने एक बार मिरांडा का रेप करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो प्रोस्पेरो ने उसको पनिशमेंट दिया था कि इसको उसी टाइम मतलब उसको डेथ सेंटेंस सुनाया जाए, लेकिन वो मिरांडा थी कि उसने बचा लिया। नो फादर, ये हमारे लिए फूड लाता है, हमारे घर की सफाई करता है, ये सब कौन करेगा। तो प्रोस्पेरो अपनी बेटी के कहने पर उसको माफ़ कर देता है। ठीक है, तो लेकिन एरियल होता है ये एक बहुत ही फेथफुल और एक लॉयल ऑनेस्ट सर्वेंट होता है प्रोस्पेरो का। ठीक है, सो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे। ठीक है गाइज, इनको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। ठीक है, यहाँ पूरा प्ले मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हर क्वेश्चन के साथ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको कहीं से भी कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले आपको शेक्सपियर की जो वर्क है उनको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं। अगर आप बिल्कुल डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने शेक्सपियर के बहुत सारे वर्क बहुत ही डिटेल में करवाए हैं बिल्कुल। ठीक है, मेरी वीडियोस हाँ लेंथी हैं क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल में इच और एवरी सीन और उसका जो एक्ट है सबको डिटेल में करवाया है। ठीक है, और साथ में जो मैंने साथ साथ में ये भी बताया है कि ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। ठीक
ठीक है, कौन से पेपर में आई है ये मैंने साथ साथ बताया है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी थोड़ी, मतलब 27 मिनट्स की है मेरी वीडियो जितनी भी है। लेकिन मैंने सबको ये नहीं कि मैंने अपर लेवल को पर सिर्फ आपको समरी को डिस्क्राइब कर दिया, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, ठीक है। तो आप मेरी क्लासेस को अटेंड करके देखिए, आपको 100% बेनिफिट होगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर आप क्लासेस करने के बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। ओके बाय। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट पार्ट 3 लेके आऊँगी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही नहीं है, ये सभी क्वेश्चन है वो मैंने पास्ट ईयर बहुत सारे जो डिफरेंट एग्ज़ाम हैं उनसे उठाए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद प्रैक्टिस के बनाए हैं, ठीक है, ताकि आपको मतलब डिटेल में बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो और आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। धीरे धीरे थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़े, क्योंकि यहाँ शेक्सपियर की कोटेशंस ज़्यादा हैं वर्क से, तो स्टार्टिंग में ही दे रखी है वो मैंने, बाकी नहीं है, ठीक है। सो ओके बाय।